हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग आज कंसेप्ट केड़ा में लेके हैं आपके लिए वेस्पर थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 11-12 से स्टार्ट हो के आपके पीजी लेवल तक हो, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेस्पर थ्योरी, तो देखिए क्या नाम है, सिडविक पॉवेल थ्योरी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो इसकी नींव रखी थी वो रखी थी हमारे सिडविक और पॉवेल साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन था इसका किसने रखा था? हमारे सिडविक और पावेल ने। उसके बाद इसको फर्दर डेवलप किया हमारे गिलेस्पी और पावेल नायलॉन ने। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी बेसिक CUT UG या फिर 12th लेवल पे कि वैलेंस बॉन्ड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, वो सबसे पहले उसका जो फाउंडेशन था वो किसने रखा था? तो किसने रखा था? सिडविक और पावेल ने। ठीक है, आगे पढ़े। इट इज बिलीव दैट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अभी हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, सबको पता है जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई मॉलिक्यूल है मान लीजिए, तो उसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से हम लोग या मॉलिक्यूल किस तरह से ओरिएंट करता है, फिर एडजस्ट करता है कि जो उनके बीच में रिपल्शन है वो क्या हो? मिनिमम हो, ताकि जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो क्या हो? ज़्यादा। ठीक है, द बेसिक ज्योमेट्रिकल स्केलेटन इज डिटरमाइंड बाय द सिग्मा बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो ज्योमेट्री है या फिर अपन माने शेप, दो चीज़ होती है, अब आगे बात डिस्कस करेंगे हम, ज्योमेट्री या फिर शेप। तो ये किससे डिटरमाइंड होती है? एक तो आपके बॉन्डिंग पेयर से और एक लोन पेयर से। ठीक है, लोन पेयर को अपन क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिग्मा बॉन्डिंग से। जो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हैव गॉट नो मार्क्ड इफेक्ट इन प्रेडिक्टिंग द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखिए दो चीज़ होती है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो डिसाइड करता है कि आपकी ज्योमेट्री क्या है। और हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते वक्त अपन किसको कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग और लोन पेयर्स को। इसी वजह से क्या बोल रहा है कि जो बेसिक ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, उसके ऊपर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री किससे डिसाइड होती है? आपके हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन किससे निकालते हैं हम? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स। ठीक है, आया समझ में? चल नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस थ्योरी इज यूजफुल इन प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री। तो इस थ्योरी से हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और शेप। ठीक है, एंड अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एंगल बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड्स। और कहीं कहीं ये थोड़ी बहुत जानकारी किसके देता है आपको? दो बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल फॉर्म हो रहा है उसके बारे में भी इस थ्योरी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स में दो चीज़ होती है, एक होता है आपके लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। तो कभी भी अभी पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी में क्वेश्चन पूछा था I3- से रिलेटेड, तो उसमें कंफ्यूजन था। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स में कौन कौन आ जाते हैं? आपके लोन पेयर्स भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, चलिए ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन पेयर्स मतलब आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, इनके बीच में आपको रिपल्शन क्या करना है? कम करना है। उसी बेसिस पे क्या डिसाइड होगी आपकी शेप और ज्योमेट्री किसकी? मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जितने दूर होंगे उतना ही रिपल्शन क्या होगा? आपका कम होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वापस से लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर की बात करें, ऑन सेंट्रल एटम कैन बी बॉन्डिंग पेयर। क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो केवल सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे आपका BF3 मॉलिक्यूल हो गया। कैसे? देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे क्या है यहाँ पे? बॉन्डिंग पेयर्स हैं। या फिर बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर दोनों हो सकते हैं, जैसे आपका NH3। आगे डिस्कस करेंगे हम शेप। देखिए यहाँ बॉन्डिंग पेयर भी है और साथ में क्या आपका लोन पेयर भी है। तो मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम है उसके पास सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स भी हो सकते हैं या फिर बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड लाइक सिंगल बॉन्ड्स। तो इस थ्योरी में हम लोग जो ट्रिपल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है उसको भी कैसे ट्रीट करेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पाई बॉन्ड डज नॉट एनी हैव इफेक्ट ऑन ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। ठीक है, इसलिए हम लोग जो पाई बॉन्ड्स है उसको भी कैसे ट्रीट करेंगे? एज अ सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ऑब्वियसली बात है, देन डबल बॉन्ड विच ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, हैंस द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। तो आप सबको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस कवर करेगा, तो उनके बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा कंपेटिवली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सबसे कम किसमें होगा? आपका सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलिए फोर्थ पोस्टुलेट देखें। द प्रीफर्ड ज्योमेट्री इज द वन विथ मिनिमम रिपल्शन। वापस से वही है कि मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए बिटवीन द
इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोले तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इनके बीच में जितना कम रिपल्शन होगा उतनी ज्योमेट्री क्या होगी कि स्टेबल हो गया, फिर वही ज्योमेट्री वो मॉलिक्यूल अडहेयर करेगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड डज नॉट इफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। मैं बता चुका हूँ ऊपर कि जो ज्योमेट्री है वो आपकी हाइब्रिडेशन से निकलती है, और हाइब्रिडेशन में हम लोग सिर्फ लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स, इसलिए जो पाई बॉन्ड है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किसमें, आपके ज्योमेट्री में। द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल और आयन इज ओनली डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग पेयर्स एंड लोन पेयर्स। तो दो चीज इफेक्ट करती है आपकी, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग पेयर्स और एक लोन पेयर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी से अपन लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आपका हाइब्रिडाइजेशन। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर। ऑब्वियसली बात है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, अगर दो लोन पेयर होंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉलोज द ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होता है, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर में। अब इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न क्या है देखते हैं। द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज मैक्सिमम बिकॉज द लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर एंगुलर स्पेस अराउंड न्यूक्लियस देन द बॉन्ड पेयर। देखिए यहाँ पे क्या कंसेप्ट है कि जो आपका बॉन्ड पेयर होता है वो तो क्या होता है, आपके दो न्यूक्लियाई के बीच में सेंटर्ड होता है। मान लीजिए एक एटम ए है, एक एटम बी है, इसका बी का ये न्यूक्लिया है, ए का ये न्यूक्लिया है, इनके बीच में ही आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेंटर्ड है। लेकिन अगर हम लोन पेयर की बात करें तो वो क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस के अराउंड होता है। तो यहाँ तो ये क्या है, आपके सेंटर्ड में है, ओरिएंटेड है, ये कहीं नहीं जा सकता, फिक्स्ड है। लेकिन जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियस के क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगा सकता है। इस वजह से ये ज़्यादा क्या करता है, एंगुलर स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। इसी वजह से दो लोन पेयर के बीच में क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा, जबकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में? चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। द रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड अदर साइड एटम। क्या बोला है, जो बॉन्डिंग पेयर के बीच में रिपल्शन है ये वाला, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे, डेल्टा ई एन। ठीक है, कैसे? द रिपल्शन डिक्रीजेज, रिपल्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम्स। जैसे जैसे साइड एटम्स की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, तो जो आपका रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? देखिए सेंट्रल एटम है और साइड एटम है, अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो वो बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है इस एफ के बीच में और इस एफ के बीच में, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग पेयर किसकी तरफ है, एफ की तरफ। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम। रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, आपका कम, एक तरह से। ठीक है, इसलिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो किसमें ज़्यादा होता है, आपका NH3 में, फिर NF3 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो बॉन्डिंग पेयर है वो किसकी तरफ रहेंगे, नाइट्रोजन की तरफ। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो आपका क्या बढ़ जाएगा, रिपल्शन, और रिपल्शन बढ़ गया तो आपका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कंसेप्ट समझ में आया? तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा साइड एटम, वो उतना ही ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस वजह से जो रिपल्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम। और रिपल्शन कम हो गया तो आपका बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम। अगेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें, द डेविएशन फ्रॉम रेगुलर बॉन्ड एंगल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि टी शेप मॉलिक्यूल हो गया, वी शेप हो गया, सीसो हो गया, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स। मतलब जो रेगुलर बॉन्ड एंगल आते हैं अपने, उससे अगर डेविएशन हो जाए तो उसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर्स हैं, या फिर डबल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है चलिए, ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स है किसके, वेस्पर के। देखिए अगर टू कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल है, अगर सेंट्रल एटम दो कोऑर्डिनेट में आता है तो दो ज्योमेट्री कौन सी पॉसिबल है, आपकी लीनियर, और शेप भी कौन सा पॉसिबल है, बैंड। तो अभी हम लोग जो इधर वाले होंगे वो रेगुलर क्या होंगे, आपकी ज्योमेट्री, और दोनों को मिला लेंगे तो और क्या हो जाएंगे, आपके शेप। भी हम लोग आगे पढ़ेंगे वन बाय वन कि जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे, और जो शेप है वो डिपेंड करेगी आपकी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन पे। ठीक है, तो देखिए टू कोऑर्डिनेट के लिए क्या क्या पॉसिबल है, लीनियर और बैंड। वैसे थ्री कोऑर्डिनेट के लिए क्या पॉसिबल है, ट्रायगोनल प्लेनर, टी शेप्ड, या फिर ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, हम लोग आगे एक एक एग्जांपल सबका देखेंगे। फोर कोऑर्डिनेट के लिए क्या क्या पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल, डायस्फिनोइडल और स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, डायस्फिनोइडल को सीसॉ भी मान सकते हैं एक तरह से। फाइव कोऑर्डिनेट के लिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, स्क्वायर बेस पिरामिडल, और फिर पेंटागोनल प्लेनर। इसके लिए अपन ने पढ़ा था XCF5 माइनस। ठीक है, सिक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या पॉसिबल है, ऑक्टाहेड्रल, सेवन कोऑर्डिनेट के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और एट कोऑर्डिनेट के लिए क्या पॉसिबल है, आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये पॉसिबल
ज्योमेट्री एंड शेप, ठीक है। चलिए अब अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के EX2 मतलब ये सेंट्रल एटम और ये साइड एटम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 2, शेप क्या हो गया लीनियर, बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका 180। EX की बात करें अभी हम ये यहाँ पे सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री और रेगुलर शेप की बात कर रहे हैं, जब क्या है आपके सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। EX3 है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 ट्रायगोनल प्लेनर, इनके बीच बॉन्ड एंगल क्या होता है आपका 120 डिग्री। EX4 टेट्राहेड्रल आप सबको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 है, ठीक है। अगर 5 कोऑर्डिनेशन है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये 3 किस्में होते हैं, ट्रायगोनल में होते हैं और ऊपर क्या बनता है आपका पिरामिड बनता है, ठीक है। तो जो 3 आपके प्लेन में होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस होते हैं उसको हम बोलते हैं आपके एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब सारी रूल्स को एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो प्लेन में इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका 120 डिग्री, कितना होता है 120 डिग्री। एक्सेल टू एक्सेल कितना होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री कौन सा एक्सेल और ई मतलब एक ऊपर वाला सेंट्रल एटम और प्लेन में, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है, याद रहेगा। मतलब एक्सियल, सेंट्रल एटम और फिर इक्वेटोरियल, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ऑक्टाहेड्रल में दो बॉन्ड एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री प्लेन वाले के बीच में, x1 EX2 मतलब x1 EX2, वापस से वही बन रहा है आपका कि एक अबव द एक्सिस है, एक प्लेन में और एक और प्लेन में, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री, ठीक है। 7 कोऑर्डिनेट की बात करें तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल कैसे, तो पेंटागोनल तो आपका किस में होता है प्लेन में होता है और 2 पिरामिड आपके ऊपर नीचे बनता है, ठीक है, इसलिए क्या बोला है इसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं इसमें 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। लास्ट है आपका 8 कोऑर्डिनेटेड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, इसमें 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं आपके अनइवन 70 10 73, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर थे, इनकी ज्योमेट्री थी और ये इनके बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें सारे एग्जाम्पल मैंने इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है आपके इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स या फिर टोटल नंबर ऑफ, ये मान लीजिए आपके यहाँ पे क्या है लोन पेयर या फिर बॉन्ड पेयर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, वो उसको हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये क्या है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। बॉन्डिंग ग्रुप्स हैं ये, मतलब कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स या फिर सिग्मा भी मान सकते हैं हम इसको, ये हैं आपके लोन पेयर्स। तो देखिए 2 चीज़ है, अगर कहीं वर्ड दिख जाए आपको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे सिर्फ ज्योमेट्री, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछ ले मॉलिक्यूल की, तो उसका मतलब है वो क्या पूछ रहा है आपको शेप, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एंगल और ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 है, सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर्स हैं 2, लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी लीनियर, शेप भी क्या रहेगी आपकी लीनियर, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा 182। CO2 का एग्जाम्पल आप समझ पड़ा है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो इसकी ज्योमेट्री है वो भी क्या रहेगी लीनियर, और शेप भी क्या आएगी आपकी रेगुलर, वो है लीनियर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की बात करें, सारे बॉन्डिंग पेयर है लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी ट्रायगोनल प्लेनर, शेप भी क्या रहेगी ट्रायगोनल प्लेनर, एग्जाम्पल BF3 सबने पढ़ा है, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, ठीक है। तीनों किसमें होते हैं आपके प्लेन में होते हैं, इसलिए इसकी भी ज्योमेट्री शेप क्या रहेगी सेम। वहीं अगर बात करें वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, बॉन्डिंग ग्रुप कितना है 2, लोन पेयर कितना है 1, तो ज्योमेट्री तो क्या रहेगी ट्रायगोनल प्लेनर, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन जो है वो क्या है इसका sp2 ही है, क्योंकि 3 के लिए हम क्या लिखते हैं sp2। तो जो ज्योमेट्री है वो तो क्या रहेगी इसकी ट्रायगोनल प्लेनर, मैंने बोला था कि हाइब्रिडेशन पे कौन डिपेंड करती है आपकी ज्योमेट्री, लेकिन शेप क्या हो जाएगी बैंड, क्योंकि इसको क्या करना है रिपल्शन कम करना है, जैसे ये ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लोन पेयर, तो ये कौन सी शेप हो गई आपकी बैंड शेप, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन क्या करना है यहाँ पे कम करना है, इसलिए SO2 जो मॉलिक्यूल है वो उसकी शेप क्या ले लेता है, वो बैंड शेप ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके लोन पेयर मौजूद है तो आपकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है और वो शेप है वो दोनों क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। ज्योमेट्री और जो शेप है वो सेम कब होंगे, जब आपके वहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ क्या होंगे सारे बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। ये एग्जांपल्स और हैं, जैसे मान लीजिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 क्या है सिग्मा बॉन्डिंग, 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, क्यों, क्योंकि जिसका हाइब्रिडेशन है वो क्या है sp3, लेकिन जो शेप है वो क्या हो जाएगा आपका V शेप। H2 फेमस एग्जाम्पल है आपका, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, तो इनके बीच में रिपल्शन कम करने के लिए और इनके बीच में रिपल्शन करने के लिए H2 मॉलिक्यूल कैसा शेप ले लेता है आपका V शेप ले लेता है, लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या है आपका sp3, ठीक है। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल हैं टेबल में मैंने इंकॉर्पोरेट किए हैं, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल है, I3- पूछ लेता है, ICL2- भी पूछ लेता है, SF6 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगेन दोनों बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये भी अच्छे एग्जाम्पल है।
ठीक है। SF4 फेमस एग्जांपल, इसकी शेप क्या होती है, सीसॉ। बहुत सारे बच्चे अभी भी गलत करके आते हैं। PCL5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको शेप भी पता चल जाए, ज्योमेट्री पता चल जाए, और हाइब्रिडेशन आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर से निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp3d। 6 है तो कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। ठीक है, तो हाँ, आप ये टेबल को एक दो बार पढ़ के अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉस्टुलेट्स, मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी। किस कोऑर्डिनेशन नंबर में किस टाइप की ज्योमेट्री या फिर शेप मौजूद हो सकता है और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 सारे पॉस्टुलेट्स उनको रूल्स के अकॉर्डिंग और क्लेरिफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।